डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बढ़ाई सख्ती, सभी तरह के आयात पर लगाई पाबंदी। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर दोहराया, पहलगाम हमले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। पंजाब और हरियाणा के बीच गहराया जल विवाद। हरियाणा में हुई सर्वदलीय बैठक। जितने पानी की आवश्यकता होती थी पीने के पानी की, जो तय नॉर्म थे, उस नॉर्म के तहत वो पानी आया है। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी ने जीता आम चुनाव। एंथनी एल्बनीज लगातार दूसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। लिबरल नेशनल गठबंधन के नेता पीटर डकन ने स्वीकारी हार। Now we didn't do well enough during this campaign. That much is obvious tonight, and I accept full responsibility. शेयर मार्केट की साप्ताहिक समीक्षा के अलावा होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं आराधना। गुजरात हाईकोर्ट ने 9 रेलवे पुलिसकर्मियों को नौकरी से हटाने का फैसला रखा बरकरार। कहा, अगर पुलिसकर्मी लापरवाही नहीं बरतते तो रोका जा सकता था गोधरा हादसा। मणिपुर हिंसा के 2 साल पूरे, राज्य में हाई अलर्ट। कांग्रेस बोली, मणिपुर से दूरी बनाए हुए हैं मोदी, शाह स्थिति संभालने में विफल। 3 महीने से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। हिमाचल के विवादित संजौली मस्जिद को गिराने के आदेश। वक्फ बोर्ड नहीं दे पाया जमीन के कागज, कमेटी के पास एनओसी भी नहीं। शिमला निगम ने मस्जिद को बताया अवैध। पंजाब हरियाणा में गहराया पानी विवाद। चंडीगढ़ में भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB की मीटिंग। पंजाब ने बैठक का किया बहिष्कार। सीएम सैनी बोले, पानी देना पड़ेगा। सीएम मान बोले, 1 बूंद पानी भी नहीं दिया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को दी बड़ी धमकी। कहा, विक्ट्री डे परेड पर यूक्रेन कर सकता है अटैक। ग्लोबल लीडर्स की जान बचने की भी नहीं दी जा सकती गारंटी। 9 मई की परेड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई देशों के प्रतिनिधिमंडल होंगे शामिल। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। सिंधु नदी के पानी को रोकने और शॉर्ट टर्म वीजा निरस्त करने के बाद भारत सरकार ने व्यापार जगत से संबंधित कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार की डाक और पार्सल सेवाओं पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी तरह की वस्तुओं के आयात पर भी पाबंदी लगा दी है। वहीं पहलगाम हमले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर सरकार पर दबाव बना हुआ है। पूरी जानकारी के साथ हैं आंचल। पहलगांव में हुए हमले के 12वें दिन भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और सख्त कदम उठाए हैं। भारत ने पाकिस्तान के लिए सभी श्रेणियों की डाक और पार्सल सेवाओं पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब डाक और पार्सल को हवाई और जमीनी रास्तों से न ही पाकिस्तान भेजा जा सकेगा और न ही पाकिस्तान से भारत लाया जा सकेगा। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान से किसी भी तरह के आयात और निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ये प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हितों को देखते हुए लिया गया है। इससे पहले पहलगांव में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि CCS की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था। साथ ही एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। लेकिन 12 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जा सका है। देश भर में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर सख्त कार्रवाई की बात दोहराई। Committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. इससे पहले मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम मोदी ने पहलगांव के दोषियों को कड़ी सजा देने की बात दोहराई थी और बिहार की सभा में ऐसा ही कहा था। विपक्षी दलों की मांग है कि सरकार आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसमें विपक्ष उसके साथ है। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को CWC की बैठक में भी ये प्रस्ताव पारित किया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, हमने CWC में यही तय किया कि एक तो जो पहलगांव में हुआ है ये बहुत बड़ा सदमा हम सब लोगों को पहुंचा है और जो 26 लोग उसमें मारे गए और उनके परिवार के लोग जो आज बहुत दुखद है उनको मुआवजा देना चाहिए और गवर्नमेंट उनकी रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। ये हमने अपने CWC में भी कहा है
विपक्षी दलों की ये भी मांग है कि पहलगांव हमले को लेकर एकजुटता दिखाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। विपक्ष सरकार पर पहलगांव हमले की घटना के राजनीतिक इस्तेमाल का भी आरोप लगा रहा है और सरकार की तरफ से की जा रही कार्रवाइयों पर सवाल उठा रहा है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। पाकिस्तान से आयात निर्यात पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है, पार्सल सेवाओं पर भी। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पहले ही लगभग ठप हो चुका है। साल 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से जो तमाम कदम उठाए गए थे, उनके चलते दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग खत्म हो चुका है। उस दौरान पाकिस्तान ने भी भारत से सभी प्रकार के व्यापार को स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। इस बीच पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अब्दाली वेपन सिस्टम का एक सफल ट्रेनिंग टेस्ट किया है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जो 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी दी है कि यदि उसने पाकिस्तान के पानी को रोकने या उसकी दिशा बदलने के लिए कोई ढांचा या निर्माण किया तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा और भारत की इस कार्रवाई को पाकिस्तान के खिलाफ हमला माना जाएगा। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब खबर हरियाणा से। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी BBMB को निर्देश दिया गया कि अगले 8 दिनों तक हरियाणा की तत्काल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पानी मुहैया कराया जाए। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। पंजाब सरकार अतिरिक्त पानी देना नहीं चाहती है और हरियाणा को पानी की जरूरत है। हरियाणा सरकार ने इस बारे में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। पूरे ब्यौरे के साथ हैं आराधना। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB के जल बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। चंडीगढ़ में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें जरूरत के वक्त हरियाणा को दिए जा रहे पानी को रोकने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना की गई। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, लेवल भी पानी का कम आया है। उस समय के अंदर भी हरियाणा को जितने पानी की आवश्यकता होती थी, पीने के पानी की जो तय नॉर्म थे, उस नॉर्म के तहत वो पानी आया है। परंतु आज क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हम सर्वदलीय बैठक के अंदर ये निर्णय आज सामूहिक रूप से किया है कि मान साहब सरकार हमारा वो पानी बिना शर्त छोड़ने का काम करे, कोई शर्त नहीं है। दरअसल केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा की जरूरतों को देखते हुए पंजाब सरकार से अगले 8 दिन तक हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने को कहा गया, लेकिन पंजाब सरकार अतिरिक्त पानी न देने पर अड़ गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद नांगल बांध के उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से पानी रिलीज किया जाना था, लेकिन पानी रिलीज नहीं किया गया। यही नहीं, नांगल में जिस केंद्र से पानी रेगुलेट किया जाता है, वहां पंजाब के मंत्री हरजोत बैंस ने ताला लगा दिया और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और फिर 5 मई को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, जिसमें पानी को लेकर सरकार एक प्रस्ताव ला सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा भी पहुंचे और उन्होंने इस विवाद के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों को दोषी ठहराया। देखिए, ये पंजाब के असंवैधानिक वो है और कोई राजनीतिक वो है, लेकिन कोई मायने नहीं है रोकने का, उनका कोई हक नहीं है पानी के रोकने का, जबकि ये हमारा ट्रेडिशनल इतना पानी हमारे को मिलता है। हाँ, ये जरूर है, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में सदैव जो है इरिगेशन का मेंबर ट्रेडिशनली हरियाणा का होता रहा। हुड्डा का ये भी कहना था कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB में हरियाणा का कोई सदस्य नहीं है, जिससे प्रदेश की पैरवी सही तरीके से नहीं हो पा रही। उन्होंने BBMB में हरियाणा के प्रतिनिधि की नियुक्ति की मांग की। वहीं JJP के नेता दुष्यंत चौटाला का कहना था कि इस मामले में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि BBMB सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री के तहत आता है। इससे बड़ा महत्वपूर्ण है और पंजाब सरकार ने जिस तरह का निर्णय लिया है, आज केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ पावर के अधीन भाखड़ा नंगल डैम आता है और इस तरह से गैर संवैधानिक तरीके से वहां पर फोर्सेज लगाकर लॉक करना बड़ा
दुर्भाग्यपूर्ण है। जल्द केंद्र सरकार जो भी तंत्र का इस्तेमाल करना पड़े, यहाँ पर फोर्सेस डिप्लॉय कर अगर जरूरत पड़े, मगर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली का पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा नहर और सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी को लेकर विवाद दशकों से चला आ रहा है, लेकिन भाखड़ा नांगल बांध से पानी की आपूर्ति में हाल ही में हुई कटौती से तनाव बढ़ गया है। पंजाब सरकार ने अतिरिक्त पानी देने से ये कहकर मना कर दिया है कि पंजाब खुद जल संकट का सामना कर रहा है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ऑस्ट्रेलिया में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी ने एक बार फिर जीत हासिल की है। मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के दोबारा प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कंजर्वेटिव लिबरल पार्टी के नेता पीटर डटन अपनी सीट पर भी चुनाव हार गए हैं। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। Now, we didn't do well enough during this campaign. That much is obvious tonight, and I accept full responsibility for that. 21 साल में यह पहली बार है जब किसी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने लगातार दूसरा कार्यकाल जीता है। इससे पहले 2004 में लिबरल पार्टी के ही जॉन हावर्ड लगातार दूसरी बार चुनाव जीते थे। ऑस्ट्रेलिया में 3 साल पर चुनाव होते हैं। देश में 28 मार्च 2025 को संसद भंग कर दी गई थी, जिसके बाद सरकार केयरटेकर मोड में चली गई थी। इसके बाद 22 से 23 अप्रैल तक पोस्टल वोटिंग की गई। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब बात करते हैं इस हफ्ते शेयर मार्केट की हलचल की। बता रही हैं आंचल। इस हफ्ते शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार में तेजी और मंदी दोनों के संकेत दिखाई दिए। इस हफ्ते सेंसेक्स में 500 अंकों की वृद्धि देखी गई और निफ्टी भी 150 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। लंबे वक्त से गिरावट के बाद मार्केट की ये बढ़ोतरी विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और निवेशकों के सकारात्मक दृष्टिकोण को दिखाती है। भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के आखिरी दिन हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 259.75 अंकों की बढ़त को लेकर 80,501 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 12.50 अंक की मामूली बढ़त के साथ 24,346 पर बंद हुआ। यदि सेक्टर के हिसाब से बात करें तो आईटी सेक्टर में इस हफ्ते अच्छी बढ़त देखी गई, जिसमें प्रमुख कंपनियों के शेयरों में 2 से 3% की बढ़ोतरी हुई। वहीं फार्मा सेक्टर में भी अच्छी बढ़त देखी गई, जिसमें प्रमुख कंपनियों के शेयर में 1.5 से 2.5% की बढ़त देखने को मिली। हालांकि इसके बावजूद विश्लेषकों का कहना है कि बाजार में अभी भी स्थिरता बनी हुई है, जिससे निवेशकों को सावधानी से निर्णय लेने की जरूरत है। वैश्विक बाजार को देखें तो वहां भी यह हफ्ता काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। अमेरिकी बाजार में गुरुवार को तेजी देखी गई, जिसमें टेक शेयरों के दम पर नैस्डैक 1.52% तक ऊपर गया, जबकि डाउ जोन्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। आईपीएल 2025 का 51वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 2 मई को खेला गया। इस रोमांचक मैच में गुजरात ने 38 रनों से जीत हासिल की, लेकिन कप्तान शुभमन गिल की अंपायरों के साथ तीखी बहस ने खूब सुर्खियां बटोरी। गिल की इन हरकतों ने आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.8 का उल्लंघन किया, जिसके चलते अब उन पर एक मैच के प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। पहला विवाद 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ, जब गिल विवादास्पद तरीके से रन आउट हुए। जोस बटलर के शॉट पर सिंगल लेते वक्त हर्षल पटेल के थ्रो और हेनरिक क्लासन की स्टंपिंग ने उन्हें पवेलियन भेजा। थर्ड अंपायर माइकल गॉफ ने रिप्ले देखे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हुआ कि स्टंप्स में गेंद लगी या क्लासन का दस्ताना। फैसला हैदराबाद के पक्ष में गया, जिससे नाराज गिल ने डग आउट लौटते वक्त चौथे अंपायर से बहस की। कोच आशीष नेहरा को उन्हें शांत कराना पड़ा। वहीं दूसरा विवाद हैदराबाद की पारी के 14वें ओवर में हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद अभिषेक शर्मा के पैड पर लगी और गुजरात ने एलबीडब्ल्यू के लिए डीआरएस लिया। रिव्यू में गेंद का पिचिंग पॉइंट साफ नहीं दिखा और फैसला अभिषेक के पक्ष में गया। गिल ने मैदान पर अंपायरों से तीखी बहस की, जिसे शांत कराने के लिए अभिषेक को बीच में आना पड़ा। गिल की इस हरकत को आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.8 का उल्लंघन माना जा रहा है, जो अंपायर के फैसले पर अत्यधिक निराशा और लंबी बहस को प्रतिबंधित करता है। लेवल 1 में उल्लंघन में चेतावनी, 25 से 50% मैच फीस का जुर्माना और 1-2 डीमेरिट पॉइंट्स हो सकते हैं, जबकि लेवल 2 में 50 से 100% जुर्माना, 3-4 डीमेरिट पॉइंट्स या 1 मैच का प्रतिबंध संभव है। बार बार बहस के कारण गिल पर लेवल 2 सजा का खतरा ज्यादा है। गिल के लिए राहत की बात यह है कि उनकी टीम मैच जीत गई। ये जीत गुजरात को प्लेऑफ की दौड़ में मजबूत करती है, लेकिन इस बीच गिल का व्यवहार चर्चा का विषय बना हुआ है। गिल का कहना है कि भावनाएं कभी कभी हावी हो जाती हैं।
अब सबकी निगाहें मैच रेफरी के फैसले पर हैं कि क्या गिल 6 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच खेल पाएंगे या सजा का सामना करेंगे। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की स्पेशल रिपोर्ट। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। आज तमाम सवालों में घिरा मीडिया अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। सत्ता परस्त मीडिया बनाम निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर बहस चल रही है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक भारत प्रेस की आज़ादी के मामले में दुनिया में 161वें स्थान पर है। इन परिस्थितियों में भारत में क्या है मीडिया की आज़ादी के मायने, यही समझने की कोशिश की है हमारे साथी अतुल सिन्हा ने अपनी इस रिपोर्ट में। अपने देश में मीडिया की आज़ादी, पत्रकारों पर हमले या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे सवाल आम हैं। ज्यादातर पत्रकारों का मानना है कि पिछले एक दशक में तो यह संकट इतना गहराया है कि तमाम अखबारों, चैनलों और सोशल मीडिया पर आपके लिखने पढ़ने पर अघोषित सेंसरशिप जैसी स्थिति साफ नजर आने लगी है। या तो आप सरकार का गुणगान कीजिए, जरूरी मुद्दे उठाना बंद कर दीजिए और दर्शकों या पाठकों तक वही कंटेंट पहुंचाइए जो सत्ता चाहती है। अगर ऐसा नहीं तो आपको किसी भी तरह परेशान किया जा सकता है, हमले हो सकते हैं, किसी मामले में फंसाकर जेल भेजा जा सकता है, स्थानीय गुंडों से हत्या तक कराई जा सकती है और आपका चैनल बंद कर दिया जा सकता है। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद सरकार ने कुछ यूट्यूब चैनलों को बंद करवाया, कुछ यूट्यूबर्स पर FIR दर्ज कराई और पिछले दिनों डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन कानून के तहत तमाम मीडिया कर्मियों पर लगाम लगाने की तैयारी की जा चुकी है। ऐसे में हम दुनिया भर में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की औपचारिकता निभा रहे हैं। मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर पिछले कई सालों से आम लोगों में यह धारणा बनाने की मुहिम लगातार चल रही है कि पत्रकार भ्रष्ट और बिकाऊ होते हैं, उन्हें थोड़ा लालच देकर खरीदा जा सकता है या उनके जरिए नेताओं और असरदार लोगों तक पहुंचकर बड़े बड़े काम कराए जा सकते हैं। चंद ऐसे मामलों और कुछ पत्रकारों की बदनीयती या मजबूरी के चलते इस पेशे को बदनाम करने की कोशिशें तमाम हुई, लेकिन पत्रकारिता आज भी तमाम खतरों और चुनौतियों के बावजूद जिंदा है और काफ़ी हद तक अपना काम करने की कोशिश कर रही है। एक अखबार में छपे सर्वे पर नज़र डालें तो दुनिया भर के 180 देशों में हुए सर्वे में भारत मीडिया की आज़ादी के मामले में 161वें नंबर पर है, जबकि हमारे देश के मुकाबले पाकिस्तान 150वें, श्रीलंका 135वें और नेपाल 92वें नंबर पर है। सत्ता में चाहे जो भी पार्टी रही हो, उसकी कोशिश रही है कि प्रेस या मीडिया को अपने मुताबिक चलाए। कांग्रेस के राज में भी बिहार प्रेस बिल लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन ज़बरदस्त विरोध और प्रदर्शन की वजह से उसे रद्द करना पड़ा। प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ तमाम पत्रकार संगठन बीच बीच में आवाज़ उठाते रहे और मोदी राज में भी ये आवाज़ें उठती तो हैं, लेकिन उनमें दम नहीं होता। दरअसल पत्रकार संगठनों के चरित्र पर भी कई बार सवाल उठते रहे और सत्ता के प्रति उनके समर्पण की खबरें आती रहीं, लेकिन मौजूदा सरकार ने मुख्यधारा की मीडिया को अपने साथ खड़ा करने में काफ़ी हद तक कामयाबी पाई है और ख़ासकर जब से यूट्यूब या सोशल मीडिया के ज़रिए सत्ता के खिलाफ या ज़मीनी हकीकत को दिखाने वाली पत्रकारिता होने लगी है, अब इसे दबाने के लिए कानून बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस माहौल में सामने आकर निष्पक्ष पत्रकारिता करने वालों के साथ खड़े होने की बात कही है और ट्वीट करके यह जानकारी भी दी है कि देश में इस समय 1 लाख से ज़्यादा अखबार और 36,000 से ज़्यादा साप्ताहिक पत्रिकाएं छपती हैं, 380 समाचार चैनल हैं और उद्योगपति अडानी से जुड़े 70 समाचार माध्यम हैं जिनके 8 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ऐसे में प्रेस की आज़ादी की बात करना अपने आप में एक चुनौती भरा काम तो है ही। अगर आप गूगल सर्च पर जाकर पत्रकारों की हत्या और गिरफ्तारी के आंकड़े ढूंढें तो साफ हो जाएगा कि इस दौर में छोटे छोटे कस्बों और ज़िलों के पत्रकारों की कितनी हत्याएं हो रही हैं और इसे स्थानीय स्तर पर दुश्मनी का मामला करार देकर रफा दफा कर दिया जाता है। सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी, चतरा के पत्रकार चंदन तिवारी, छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर, पुणे के पत्रकार नरेंद्र दाभोलकर या फिर गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों की हत्याएं एक लंबी फहरिस्त है। ऐसे में मीडिया की आज़ादी के इस दिवस पर हम पत्रकारिता के इस सबसे चुनौती भरे वक्त में सवाल उठाने और संघर्ष को तेज करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं।
डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।